नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर पुष्पा अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी माया से बातें कर रही थी। बेटी माया, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी तुम्हारे होते हुए इस चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है। सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो, चंदा को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी माया बनेगी। और हाँ, आज आने दो, आज मेरे पति को, आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करेंगे। इधर जैसे ही पुष्पा का पति काम करके घर पर आता है, तभी वह कहने लगती है, अजी सुनते हो, मेरी बेटी माया अब बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए, वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम। देखो, ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपने जो खेत हैं वो सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधार ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर पुष्पा का पति माया का विवाह शहर के सेठ गेंदालाल से तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद माया का विवाह गेंदालाल सेठ से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन माया बहुत ही घमंडी और लालची होने की वजह से अपने नौकरों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। उधर समय बीतता गया। चंदा के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। तभी एक दिन चंदा अपने पति मुरली से कहने लगती है, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। सही का चंदा, हम भले ही भूखे रहे, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो, अब हम भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मुरली जंगल की ओर चला जाता है और इधर चंदा गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वह एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकानदार भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। मैं गांव में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम मुझे जो भी छोटा मोटा काम करने को कहोगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर तो रख लेते, लेकिन मेरे पास अभी काम करने वाले 2 लोग पहले से हैं, इसलिए अभी हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। चंदा इस तरीके से कई दुकानदारों के पास काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर हारी थकी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, हमने सुना है मेरी छोटी बहन माया का विवाह बहुत ही पैसे वाले सेठ गेंदालाल से हुआ है। हो सकता है उसके घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलते हैं और काम मांगते हैं। फिर कुछ देर बाद चंदा अपनी छोटी बहन माया के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन माया, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए। बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। चंदा की इस तरह की बातें सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेते हैं और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे।
आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है। चलो इसे खाना देते रहेंगे, वह भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करेंगे। इतना सोचकर माया बहाने बनाकर चंदा से कहने लगती है। चंदा बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज्यादा है नहीं। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। माया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 वक्त का खाना देती रहना। चलो ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। इधर शाम को चंदा और मुरली घर वापस आते हैं। तभी चंदा मुरली से कहती है, देखो, पड़ोस के शहर के जो सबसे बड़े धनवान सेठ गेंदालाल हैं, उनके घर में हमें काम मिला है। अब हमें समय से उनके घर पर काम करने जाना होगा। ठीक है, अब हम भी जंगल से जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करेंगे ताकि हमारा बेटा भूखा न सोए। और तुम चिंता मत करो, भाग्यवान, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर तीनों लोग थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए। जैसे ही अगली सुबह हुई, वैसे ही चंदा काम पर जाने के लिए तैयार हो गई और जाते समय अपने बेटे से कहने लगी, बेटा अमन, तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। जी मम्मी, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आप जल्दी आना। चंदा अपने छोटे बेटे को छोड़कर काम करने के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसे जाना पड़ता है और उसका बेटा अपनी माँ की तरफ बाहर खड़ा हुआ देखता रहता है। अच्छा बहन, तुम आ गई हो, चलो जल्दी जल्दी सारा काम करो। और हाँ, जल्दी बर्तन धोकर इसके बाद मेरे लिए अच्छी अच्छी कचौड़ी बना दो। आज कचौड़ी खाने का बड़ा मन चल रहा है। जी बहन, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर चंदा बर्तन धोने लगती है। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा करती है और फिर रसोई में जाकर कचौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कचौड़ी बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहन माया, कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, आप आकर खा लीजिए। अरे बहन, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी कचौड़ी बनाई है, आज तो कचौड़ी खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर माया कचौड़ी खाने लगती है और कचौड़ी खाने के बाद माया अपनी बहन चंदा से कहती है, रुको बहन, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं, तुम अपने बेटे के लिए लिए जाना। इतना कहकर माया अपने घर के अंदर जाती है। इधर चंदा अपने मन में सोच रही थी, हो सकता है आज हमें ताजी ताजी कचौड़ी खाने को मिले। इतने दिनों से हमें अच्छा भोजन खाने को नहीं मिला था। हो बहन चंदा, यह बासी चावल कल के पड़े हुए थे, ये अपने घर में ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना, क्योंकि यह बासी चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। अब चंदा अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती है और बासी चावल को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी, जल्दी से लाओ, खाएं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना तो हम अपने बच्चे को अच्छे से खिला पाते, लेकिन आज उसे बासे ही चावल ही खिलाना पड़ेंगे। इतना कहकर चंदा उन बासी चावलों को गर्म करके अपने बच्चे को खिलाती है। बेटा, चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आएंगे। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो चंदा अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे लिए हमने चावल रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बाहर कहीं भी घूमने मत जाना और अपने घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा,
बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना, कल बहुत देर से आई थी आप। ठीक है बेटा, आज हम थोड़ा जल्दी आएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लेकर आएंगे। इतना कहकर चंदा काम पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद माया के घर आ जाती है। तभी माया चंदा से कहती है, चंदा बहन, आज खीर खाने का बहुत मन चल रहा है। ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोगों के लिए अच्छी खीर बना दो, क्योंकि खीर खाने का आज मेरा बहुत मन चल रहा है। फिर चंदा घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है और इसके बाद खीर बनाती है। और इतनी अच्छी खीर बनती है कि उसकी खुशबू पूरे घर में गूंज जाती है। फिर चंदा अपने मन में सोचने लगती है, शायद आज मेरी बहन माया हमें खीर खाने को जरूर दे दे। कितने दिनों से हमने खीर नहीं खाई है। अगर खीर मिल भी गई तो थोड़ा अपने बेटे के लिए भी ले जाऊंगी, क्योंकि उसे तो खीर बहुत पसंद है। तभी वहां पर माया आ जाती है और चंदा से कहने लगती है, चंदा बहन, जल्दी से हमारे लिए भोजन लगा दो, क्योंकि आज खीर देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा है। तभी चंदा माया के लिए भोजन लगाती है और भोजन करने के बाद माया अपनी बहन चंदा से कहती है, चंदा बहन रुको, हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने बच्चे को खिला देना। तभी माया घर के अंदर जाती है और इधर चंदा सोचने लगती है, लगता है मेरी बहन माया मुझे आज खीर जरूर देगी। मेरे लिए ना सही तो मेरे बच्चे के लिए थोड़ी खीर तो जरूर ही दे देगी, क्योंकि हम उस काम के बदले पैसे थोड़ी ना लेते हैं, केवल खाना ही तो मांगते हैं। इसलिए आज खीर तो जरूर ही दे देगी। चंदा इधर इस तरीके की बातें सोच रही थी। तब तक माया कुछ पोटली में बंधा हुआ सामान लेकर आती है और चंदा को देते हुए कहती है, चंदा बहन, ये लीजिए वासी कचौड़ी। कल कचौड़ी थोड़ी ज्यादा बन गई थी और यह बच गई है, क्योंकि मेरे घर में कोई बासी कचौड़ी खाता ही नहीं है। तुम्हारे लिए यह बिल्कुल सही रहेंगी। और हाँ चंदा बहन, कल दीपावली का त्योहार है, इसलिए हमारे यहाँ मिठाइयाँ बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं, इसलिए कल सुबह काम पर जल्दी आ जाना। इतना सुनकर चंदा अपने मन में बहुत दुखी होती है और कुछ कह भी नहीं पाती, चुपचाप अपने घर चली जाती है। और बेटा, कैसे हो? हम तुम्हारे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ और तुम आराम से खाओ, अभी गर्म कर देती हूँ। अच्छा माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से उन्हें गर्म कर दो। तभी चंदा कचौड़ी को गर्म करके दे देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही चंदा माया के घर काम करने के लिए जाने को तैयार होती है, तभी चंदा का बेटा अमन चंदा से कहने लगता है, माँ, आज बहुत जल्दी काम पर जा रही हो, क्या बात है? बेटा, आज दीपावली का त्योहार है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। तो माँ, हमारे लिए भी मिठाइयाँ लेकर आना, हमें भी खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें कोई भी मिठाई खाने को नहीं मिली है। ठीक है बेटा, आज तो जरूर ही मिठाई मिलेगी, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है, इसलिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, तो तुम्हारे लिए जरूर मिल जाएगी। इतना कहकर चंदा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए माया के घर पहुंचती है। उधर माया तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। चंदा बहन, घर का सारा काम जल्दी जल्दी करो, आज दीपावली का त्योहार है। सारे बर्तन धो दो और बाहर भी झाड़ू लगा देना, और उसके बाद मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो। आज बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। इतना सुनकर चंदा काम पर लग जाती है और काम करने लगती है। घर का सारा काम करती है, बाहर भी झाड़ू पोछा करती है और सारे बर्तन धोती है। घर का और भी सामान, उसकी भी सफाई करती है। फिर दीपावली की सारी मिठाइयाँ बनाने लगती है। कुछ समय बाद बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में माया आ जाती है
वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना लेती हो। इन मिठाइयों में तो बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करो, जल्दी से सबके लिए मिठाई और खाना एक साथ लगा दो। हमसे अब रुका नहीं जा रहा है। इतना सुनकर चंदा सबके लिए खाना और मिठाइयाँ लगाती है। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी माया अपनी बहन चंदा से कहती है, चंदा बहन, थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। अपने बच्चे को खिला देना, उसे बहुत दिनों से मीठा खाने को नहीं मिला होगा। इतना सुनकर चंदा के मन में खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं और सोचने लगती है, भगवान इतना निर्दयी थोड़ी ना होता है। आखिर उसे मुझ पर दया आ ही गई। आज मेरी बहन मेरे बच्चे के लिए मिठाइयाँ देगी और हम सब लोग अपनी दीपावली अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद दीपावली मना सकें। इसलिए हो सकता है मेरी बहन ने मुझ पर दया करके मेरे लिए मिठाइयाँ लेने गई हो। तभी माया पोटली में कुछ बांधकर लाती है और अपनी बहन चंदा को दे देती है और कहती है, बहन, इसमें कल की बासी खीर है और बहुत ही मीठी है। इसे अपने बच्चे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में बासी खीर कोई भी नहीं खाता। वैसे भी आज त्योहार है, तो तुम्हारे लिए मीठा भी हो जाएगा। इतना सुनते ही चंदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह भावुक होकर माया से कहती है, अरे यह माया तो बहुत ही पत्थर दिल की है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अरे आज तो दीपावली का त्योहार है, कम से कम थोड़ी मिठाई ही दे देती, जिससे मेरा त्योहार अच्छे से हो जाता। भला हमें कल की बासी हुई खीर दी है, अब इससे कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कुछ कहा तो मुझे यह काम से भी निकाल देगी। इसीलिए चंदा अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वह खीर लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आज तो दीपावली है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई होगी ना। जल्दी से निकालो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपने बेटे अमन की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और चंदा अपने मन में सोचने लगती है, भगवान तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है? कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो त्योहार के दिन कुछ मीठा दे देता। और अब हम अपने बच्चे को क्या बताऊं कि इस पोटली में मिठाई नहीं बल्कि कल की बासी खीर है। तभी चंदा अपने बच्चे से झूठ बोलती है, बेटा इसमें चावल का हलवा है और यह सभी मिठाइयों में सबसे अच्छा होता है, इसलिए हम तुम्हारे लिए केवल वही लेकर आई हूँ। हमने सोचा हम अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी मिठाई लेकर चलें। चलो, अच्छा हुआ माँ, तुम हमारे लिए सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई हो। अब जल्दी से लगा दो, भूख लगी है। इतना सुनकर चंदा उस बासी खीर को गर्म करती है और अपने बेटे को खिलाती है। साथ में उसका पति मुरली भी वह खीर खाता है। खीर खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब चंदा माया के घर काम पर जाने की तैयारी करती है, तभी उसका पति मुरली अचानक बीमार हो जाता है। उसकी हालत देखकर चंदा घबराकर कहती है, अरे ये क्या हो गया मुरली को? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? अरे नहीं चंदा, तुम चिंता मत करो। पर जाने की तैयारी करती है, तभी उसका पति मुरली अचानक बीमार हो जाता है। उसकी हालत देखकर चंदा घबराकर कहती है, अरे ये क्या हो गया मुरली को? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? अरे नहीं चंदा, तुम चिंता मत करो। तुम केवल अपने बेटे अमन का अच्छे से ख्याल रखो। आगे चलकर यही तुम्हें इस राज्य की रानी बनाएगा। और हमें लगता है हम कुछ ही दिन के और मेहमान रह गए हैं। अरे पतिदेव, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? तुम चिंता मत करो, हम अभी अपनी बहन माया के घर जाते हैं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर तुम्हारा इलाज कराएंगे।
और बेटा, अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखना, तब तक हम पैसा लेकर आते हैं। ठीक है मम्मी, जल्दी पैसे लेकर आना। पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं कुछ हो ना जाए। इतना कहकर चंदा पैसे लेने के लिए अपनी बहन माया के घर चली जाती है। माया बहन, आज मेरे पतिदेव बहुत ही बीमार हैं, इसलिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। तुम हमें कुछ पैसे उधार दे दो और थोड़े दिन के बाद हम तुम्हारा सारा पैसा चुकता कर देंगे। चंदा की बातें सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है। अरे, इस चंदा के पास तो कुछ भी नहीं है और ये मेरे पैसे कैसे वापस देगी? ऐसा करते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं। अरे चंदा बहन, अरे इस समय तो मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि आज मेरे पतिदेव पड़ोस के गांव में एक हवेली खरीदने के लिए गए हुए हैं और वो सारा पैसा अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। चंदा इतना सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। भला यह कैसी छोटी बहन है मेरी, जरा सा भी दिल नहीं पसीजा इसका। इस कठिन घड़ी में जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। अब इससे और क्या उम्मीद रखूं मैं? शायद कम से कम एक बार भोजन मांग कर देखती हूँ, क्या पता खाने के लिए ही सही कुछ दे दे। हम तो जैसे तैसे भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा, वो तो भूखा नहीं रह पाएगा। फिर चंदा डरते डरते अपनी बहन माया से कहती है। माया बहन, तो कम से कम हमें खाने के लिए ही कुछ दे दीजिए। मेरे बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखो चंदा बहन, भोजन तो हम दे ही देंगे, लेकिन एक शर्त है। आज का भोजन आप ही बनाइए, उसके बाद ही हम आपको खाना देंगे। फिर चंदा ऐसी मजबूर परिस्थितियों में जल्दी जल्दी माया का सारा भोजन बनाकर तैयार करती है। चंदा बहन रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। चलो, इस गंभीर स्थिति में मेरी बहन आज मुझे ताजा भोजन तो दे ही देगी। कम से कम ताजा भोजन खाकर मेरे पति की कुछ तो हालत ठीक हो जाएगी। चंदा बहन, यह कल का बचा हुआ लड्डू का चूरा है, क्योंकि कल ज्यादा मिठाई बन गई थी, हम लोग इसे खा नहीं पाए थे, तो यह लड्डू बच गए थे। इन्हें ले जाइए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। इस परिस्थिति में तुम्हारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना सुनकर चंदा का दिल और भी टूट जाता है और वह अपने मन में सोचने लगती है। अरे, यह तो बहुत ही बेरहम दिल की है। इसे मेरे ऊपर नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर तो कुछ तो दया आती। कम से कम इस गंभीर स्थिति में आज तो ताजा भोजन दे देती। इतना सोचकर चंदा अपनी बहन से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने घर चली आती है। चंदा की पूरे गांव में किसी ने भी कोई मदद नहीं की। ये सब सोच सोचकर चंदा फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपने पति से कहती है। पतिदेव, तुम चिंता मत करिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे और तुम्हारा इलाज तो जरूर करवाएंगे। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे भगवान, तुम्हारी मदद तो किसी ने भी नहीं की, तो मेरा इलाज कैसे होगा? ऐसा करो, तुम इस बच्चे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो और हमारी चिंता मत करो, हम तो और कुछ ही दिनों के हैं। अरे पतिदेव, आप ऐसी बातें मत कहिए। भगवान हम गरीबों की मदद जरूर करेगा। इस गांव में इंसान नहीं, राक्षस रहते हैं। भला राक्षस लोगों की मदद थोड़ी ना करते हैं। भगवान ही होता है जो सबकी मदद करता है। इसलिए हमने सुना है कि इसी गांव में एक पुराना मंदिर है जहां लोग दान धर्म करने आते हैं। चलिए वहीं पर भीख मांगते हैं। हो सकता है कोई थोड़े बहुत रुपए दे दे, तो उन पैसों से आपका इलाज करवा देंगे और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर चंदा अपने पति मुरली
और अपने छोटे बेटे अमन को अपने साथ लेकर उस पुराने खंडहर मंदिर की तरफ चलने लगती है और कुछ देर बाद वह उस मंदिर के पास पहुंच जाती है। बेटा अमन, तुम यहीं पर अपने पिता के साथ रुको। हम मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अब चंदा मंदिर के अंदर चली जाती है और अपनी दुखों को देखकर फूट फूट कर रोती है और भगवान से कहती है, हमें पता है हमारे पति को बीमारी कैसे हुई है। मेरी बहन मेरे लिए रोज बासी भोजन देती है और बासी भोजन खाने से ही हमारे पति को बीमारी हो गई। भला यह सब हमारी गरीबी की वजह से ही तो हुआ है। इसलिए मेरी बहन माया ने जो बासी लड्डू हमें दिए थे, हमने वह अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाए और वही बासी लड्डू अब हम आपको खिला रहे हैं। आप खाओगे तभी तो पता चलेगा कि गरीबों की क्या हालत होती है। मंदिर के देवता चंदा की ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब तरह की रोशनी बिखेरते हैं। तभी चंदा फिर से कहने लगती है, नाग देवता, मेरे पति बीमार होने का आरोप मैं तुम्हारे ऊपर लगाती हूँ। अगर तुमने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बीमार नहीं हुए होते। हम अच्छे से अपना भोजन करते और अपने बच्चे को पालते। चंदा की ऐसी बातें सुनकर मंदिर के नाग देवता कहने लगते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। कुछ समय के बाद तुम्हारा भविष्य चमकने लगेगा। इतना सुनकर चंदा अपने पति मुरली और अमन के साथ मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वे सभी वहीं पर सो गए। अगली सुबह इधर सूर्यगढ़ नामक राज्य में वहां का राजा मर चुका था। इस राज्य में एक प्रथा थी कि अगर कोई राजा मर जाए और उसका कोई पुत्र न हो तो ऐसी स्थिति में राजा वही व्यक्ति बनता था जो सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास मिलता था। उसी व्यक्ति को नया राजा घोषित कर दिया जाता था। तभी मंत्री अपने सैनिकों से कहने लगे, सैनिकों, अभी सुबह सुबह चलो। सूरज की पहली किरण के साथ अपने पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे हम राजा बनाएंगे। यही हमारे राज्य का विधान है। इतना कहकर मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस मंदिर के पास आ जाते हैं जहां पर चंदा अपने पति मुरली और बेटे अमन के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि चंदा उस मंदिर के पास भीख मांगने के लिए आई थी। फिर सैनिक उन सबको पकड़ लेते हैं। तभी चंदा उन्हीं सैनिकों को देखकर कहने लगती है, अरे आप लोग कौन हैं? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने तो कोई गलती नहीं की। छोड़ दो हमें, दया करो। एक तो मेरा पति पहले से ही बीमार है और मेरा बच्चा तो 2 दिनों से भूखा है। हम तो सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए यहाँ आए थे। देखो, हम इस राज्य के मंत्री हैं। इस राज्य के महाराज का अब निधन हो चुका है और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इस राज्य के विधान के अनुसार हम तुम्हारे पतिदेव को राजा बनाने वाले हैं। अरे तुम लोग ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गरीब लोग हैं तो क्या तुम्हें मजाक करने के लिए हम ही मिले? कम से कम मेरे पति पर तो दया करो, वे पहले से ही बीमार हैं। इधर मंत्री सभी को समझाता है और फिर सबको राजमहल लेकर आता है। वहां पहुंचकर चंदा के पति मुरली को